आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानचित्र पठन एवं अंकन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मौसम मानचित्र से आशय है। पहले तो मानचित्र क्या है? मानचित्र वह है जिसमें हम चित्रों के द्वारा या कोई चिन्हों के द्वारा हम नक्शे में या फिर कोई चीज़ हमें दर्शाना होता है तो मानचित्र के अंतर्गत हम उसके चिन्ह बनाते हैं और उसको लिखते हैं कि ये जो चिन्ह है वह किस चीज़ को अंकित कर रहा है। अब है मौसम मानचित्र से आशय, मतलब मौसम मानचित्र से क्या आशय है? अब मौसम मानचित्र मौसम से ही समझ में आ रहा है कि अब मौसम संबंधी दशाओं के बारे में, जैसे कि तापमान है, वायु दाब है, वर्षा है, पवन की दिशा है, वेग है, मेघाच्छादन है। मतलब मौसम मानचित्र के माध्यम से ही और लोग जो है भविष्यवाणी करते हैं कि पानी का बहुत तेज़ वर्षा होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, सुनामी आएगा। ये सब मौसम मानचित्र के माध्यम से ही ये सारी जानकारी दी जाती है। ये जो संकेत जो हैं, कुछ चीज़ों के निर्धारित संकेत बनाए गए हैं, उसके माध्यम से ही मौसम मानचित्र कहलाते हैं। अब सबसे पहले मौसम मानचित्रों की विशेषता है। जो मानचित्र में मौसम के तत्वों का चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है, उसी में मानचित्रों को तैयार करने हेतु वेधशाला, वायुयानों को, पायलटों, गुब्बारों या जलयानों की मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती। अब इसमें दिया वेधशाला। वेधशाला क्या है? जहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहाँ पर कुछ यंत्र लगे होते हैं जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे कि वो पायलटों को ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर अभी पानी गिरने वाला है या बादल हैं, तो आप इस तरफ मत आइए, या फिर कई उड़ानें इसी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी अपनी उड़ानें रद्द कर देते हैं। फिर वेधशालाओं से कुछ मौसमी तत्वों की जानकारी हम एकत्रित करते हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु की गति है, दिशा, आपेक्षिक आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, समुद्र की दशा, वर्तमान और पूर्व मौसम। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को समझाया कि मतलब जो जानकारी वर्षा, तापमान, वायु, समुद्र की दशा क्या है, वह सारी जानकारी हमें वेधशाला के माध्यम से ही प्राप्त होती है। फिर है मौसम मानचित्रों का प्रकाशन जो है 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मौसम मानचित्र का प्रकाश जो है पुणे से होता है। आप लोग दूरदर्शन न्यूज़ में भी देखते होंगे, कई बार टीवी में भी देखते होंगे कि जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती, आजकल तो आप लोग एंड्रॉयड चलाते हो, उसमें भी यदि आप देखते हो तो वह सारी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर मौसम मानचित्र से प्राप्त मौसमी दशाओं की सूचनाओं को समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। फिर मौसम मानचित्र तैयार करने होती मौसमी दशाओं, तत्वों का निरीक्षण, अभिलेखन वेधशालाओं प्रातः 8 बजे या साय 5:30 बजे होता है। मतलब ये सुबह 8:30 बजे तक वे सारी जानकारी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद शाम को 5:30 बजे होता है। फिर मौसम मानचित्र सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कूट संख्या क्या है? मतलब कुछ विशेष चिन्ह जो है वह दर्शाए गए हैं, वह उसको कूट संख्या कहते हैं। जैसे हवा के लिए कौन सी है, तेज हवा के लिए क्या है, कम हवा के लिए कैसा है, वायु दाब के लिए किस तरह से, ये सारी कूट चिन्ह एक निर्देशित किया गया है। फिर है मौसम मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व। मौसम मानचित्र की अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? यह हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम मौसम का जो पूर्वानुमान हम उसके माध्यम से लगा सकते हैं, साथ ही साथ जो समाचार और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित भी कर सकते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान एवं हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अभी बीच में अति वर्षा होने वाली थी, समुद्र में तूफान आने वाला था, तो उसको लोग प्रशासन ने सबसे पहले उनको समुद्र के तट से उनको दूर कर दिया, ताकि जो प्राकृतिक आपदा है जन सामान्य को उससे सुरक्षित किया जा सके और कम से कम नुकसान हो सके या जनहानि हो सके। फिर है मौसम मानचित्र के पूर्वानुमान, नौ संचालन, वायुयान की सुरक्षित उड़ान, अकाल से दुष्प्रभावों, कृषि की सही देखभाल में मदद करते हैं। मतलब मौसम मानचित्र के माध्यम से ही हम वायुयान को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अकाल में दुष्परिणाम जो होने हैं, मतलब भूगर्भ शास्त्री वेधशाला से सारी चीज़ें जानकारी जो है हमें उससे आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसी की देखभाल में भी ये हमें मदद करती है। फिर भी मौसमी दशाओं के संकेत, मतलब संकेत किस तरह के होते हैं? जैसे मानचित्र पर अंकों से, चिन्हों से या प्रतीकों द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंक हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। मतलब कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो कि यदि उनने वो संकेत भेजा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह चिन्ह को देखकर वह समझ जाएंगे कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है या किस तरह का मौसम है। फिर 1935 में
1935 में वार्सा इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की गई है। इस मानचित्र में जो हम दर्शाते हैं तो उसमें सबसे पहले दिन होता है, तिथि होता है, समय होता है, मतलब हमने किस समय पर किस दिन हमने उस चीज़ का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद है तापमान का विवरण। जब हम लोग देखते हैं तो सामान्य तापमान कितना अधिक है या कितना न्यून है, यह भी हमें पता चलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नक्शे में भी देख रहे हैं, वायु दाब का विवरण यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये जो लाइनें जो दिख रही हैं नक्शे में, उससे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ का वायु दाब कैसा था, क्या है। उसके द्वारा हम, ये एक चिन्ह है, रूढ़ चिन्ह है, संकेत चिन्ह है, इसके माध्यम से ये पता चलते हैं। जैसे कि वायु दाब का मिलीबार में दर्शाया जाता है, प्राय मिलीबार अंतर में दिखाया जाता है, और साथ ही साथ उच्च अंक उच्च वायु दाब और निम्न अंक निम्न वायु दाब को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से वायु दाब अधिक दाब कम दाब की ओर चलती है, और वायु सामान्य विवरण जो है उच्च व न्यून दाब की ओर प्रेषित करती है। फिर है चक्रवात या अपदाब। चक्रवात क्या है? जो आप लोग देखते हो समुद्र में जो तूफान उठती है या लहरें उठती हैं, वह चक्रवात के रूप में ही होती है। उसमें कुछ प्रति चक्रवात होते हैं, कुछ चक्रवात होते हैं। इसमें जैसे अल्पमध्य दाब जो गर्त रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु से होता है, मतलब बाहर की तरफ जो हवाएं भीतर की ओर आती हैं, या गोलार्ध के चक्रवात वायु वामावर्त दिशा में होती है, उसको दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, इसको चक्रवात कहते हैं। फिर चक्रवाती स्थायी वायुदाब प्रवाह जो है निश्चित दिशा में वे आगे बढ़ते हैं, और गहरे अवदाब के केंद्र वायुदाब कम होता जाता है, और छिछले अवदाब के वायुदाब को थोड़ा कम हो जाता है। मतलब धीरे धीरे आप लोग देखते हो जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर एकदम बीच में गिरता है, और उसकी हिलोरें जो है धीरे 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 दूर जाके वह कम हो जाती हैं। फिर है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या है? यह उच्च दाब का एक स्थान होता है या उच्च दाब अवस्था होता है, जिसको कि केंद्र के दो फान रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जैसे कि चित्र में आप लोग को देख रहे हैं कि चक्रवात एवं प्रति चक्रवात दोनों ही दिया हुआ है। एक चक्र जो है घूमते हुए अंदर की ओर जा रहा है, और एक चक्र जो है वह बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम दक्षिणावर्त गोलार्ध में भी इसको वामावर्त होती है। फिर है अल्पदाब गर्त या वी आकृति का अवदाब। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अल्पदाब गर्त, यह जो है एक वी आकृति का, मतलब रेखा जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। यह अल्पदाब त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है, जिसमें कम दाब इस क्षेत्र के आधार पर होता है, और साथ ही साथ इसमें जो मध्य बिंदु है, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा गर्त रेखा कहते हैं। आप देख रहे हैं कि वह त्रिभुजाकार का बना हुआ है, और एक बीच में रेखा दिख रही है। फिर है फान है। जिस तरह से अल्पदाब गर्त है उसी तरह से फान का है। आप देख रहे हैं कि उसकी रेखा जो है उल्टी साइड बनी हुई है, और यह जो है त्रिभुजाकार के उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और मिलाने वाली रेखा जो है शिखर रेखा कहलाती है। फिर वायु वेग संकेत। वायु वेग जो है, जिस तरह से हमने अभी देखा कि वो किस संकेत जो है वो किस तरह के चिन्ह बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग कुछ परिवर्तनों के साथ होता है, और साथ ही साथ मानचित्रों का जो है व्यूपोर्ट जो है उसके अनुसार वायु मापी का भी प्रयोग किया जाता है कि वायु कितनी तेज़ चल रही है, कितनी तेज़ चल रही है। इसको नापने का जो है नॉट है, इसका एक नॉट बराबर समुद्री मील के बराबर होता है। फिर आप लोग ये देख रहे हैं वायु मापन संकेत। मतलब इसमें जो शांत है तो संकेत दिए जीरो बना हुआ है, और उसके बीच में डॉट है। फिर ललित वायु का देखिए तीर के समान बना हुआ है, एक मतलब एक एरोप्लेन की जो हम ऐसी चिन्ह बनाते उसमें। फिर मंद समीर में थोड़ा सा तिरछा है। फिर धीर समीर में 2 है। फिर अल्प समीर है। मतलब इस तरह से धीरे धीरे हम ये सारे चिन्ह जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह हैं, ताकि हम इस तरह का चिन्ह यदि बना देंगे तो समझ में आ जाएगा कि वह किस तरह का संकेत है, और वहाँ मौसम या वायु का दाब किस तरह से। जैसे कि शांत में धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब जैसे कि ललित वायु है, इसमें धुआं झुकाव जो है वायु से पता लगता है कि वायु सूचक के अंदर में ये इससे नहीं है। फिर उसी तरह से धीर समीर है, अल्प समीर है, प्रबल समीर है। इसमें छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं और स्थलीय जल से तरंगें उठ जाती हैं। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हिलती हैं। ये आप लोग को ये बुक में सारा दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, और ये सारे चित्र जो है आप लोग को याद करने, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर इसमें मेघाच्छादित संकेत। हमने इसके पहले देखा वायु दाब का संकेत, अब देखेंगे मेघाच्छादित मतलब बादलों के संकेत। कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होनी है, कहाँ कम वर्षा होनी है। अब निम्न स्तर में जैसे कि शांत है तो उसमें एक 0 बना हुआ है, उसमें फिर डैट है। निम्न स्तर में और उच्च स्तर में देखिए, एक में सिर्फ बीच में लाइन खिंची हुई है और उच्च स्तर में 0 बन के उसमें वो खिंचा हुआ है।
फिर इसी तरह से ये सारे चिन्ह जो है संपूर्ण है, धुंधला है, आकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ये सारे चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर मौसम संबंधी कुछ संकेत चिन्ह, जैसे अब धुंध का है, धुंध को ध्यान रखने के लिए आप चश्मा को ध्यान रख लीजिए। कोहरा को ध्यान रखने के लिए आप स्टंप को याद रख लीजिए। अब फुहार है, फुहार जो है वो कौमा को याद रख लीजिए। हिम है, हिम जो है आप एक स्टार बना दीजिए। फिर दूरस्थ रजित प्रदीप्त जो है वह सीधा त्रिभुज का हाफ वाला है। फिर कुहासा में 2 डंडी है, छिछला कोहरा में 2 डंडी और एक आधे आधे है। फिर वर्षा है, वर्षा भी राउंड में पूरा है। ओला में त्रिभुज है, तड़ित झंझा में आर के आकार का बना हुआ है। मतलब इस तरह से हम कुछ ऐसा रख सकते हैं जैसे कि हम उसको याद रख सकें उस चित्र को, कि जैसे ही वो चीज़ सामने आए या उसके बारे में चिन्ह लिखने को आए, जैसे मान लो फुहार बोला तो हमें कौमा याद है तो हमने कौमा जैसे बना दिया। धुंध को करना है तो हमें चश्मा याद है, हमने वो चश्मा का सिर्फ सामने का फ्रेम बना दिया। मतलब इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। फिर भारतीय मौसम की मानचित्र की व्याख्या, मतलब हम मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें दिखाते हैं। सबसे पहले वायु दाब का विवरण होता है, जैसा हमने नक्शा में देखा। फिर उसके बाद वायु दिशा एवं वेग, वायु की दिशा कैसी है, जैसे हमने प्रति चक्रवात, अति चक्रवात इस तरह से देखा है, तो उससे वायु का वेग किस दिशा में है, वह अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर जा रहा है, या बहुत तेज है या कम है। फिर आकाश की दशा, वर्षा एवं मेघाच्छादन। अब वर्षा कैसी है, आकाश की दशा कैसी, बादलों को देखिए हम समझ जाते हैं कि ये बादल कहाँ पर जाके वर्षा होगी और वर्षा के क्या है। कई बार आप देखते होंगे कि भूस्खलन हो जाता है, अति वर्षा हो जाती है, कहीं पर बादल फट जाते हैं। ये इसके कारण यदि हमें पहले से मालूम हो जाता है तो हम आपकी जन आने को रोक सकते हैं। फिर है समुद्र की दशा। समुद्र की दशा में भी आप लोग देखे होंगे कि बीच में अभी जब समुद्र में लहरें उठने वाली थी, सुनामी आने वाली थी या समुद्र में तूफान आने वाला था, तो लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि इतने घंटे में आने वाला है, 24 घंटे में आना है, उसकी गति इतनी है। मतलब इससे हम समुद्र की दशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम मौसम की भविष्यवाणी, मौसम मानचित्र के माध्यम से हम मौसम की भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं। फिर एक नॉट, वायु वेग नापने की इकाई जो है एक नॉट है, 185 मिलीमीटर के बराबर होता है। अर्थ यह है कि वायु की गति जो है 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक नॉट है, मतलब 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर है झंझा। झंझा क्या है, मतलब आकस्मिक प्रचंड झोंके के साथ कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि एकदम से तूफान आता है और कुछ समय बाद वह अस्त व्यस्त करके या तहस नहस करके वह समाप्त हो जाता है, उसको झंझा बोलते हैं। अब वेधशाला, जैसे हमने अभी आपको पहले बताया कि मौसम मानचित्र तैयार करने, मौसम की दशाओं और तत्वों का निरीक्षण करने के लिए जो अभिलेखन केंद्र होता है उसको वेधशाला कहते हैं। अब आज का आपका गृह कार्य है, नॉट क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया एक नॉट बराबर 185 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भारत में भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर कितने हैं। फिर मौसम संकेतों से क्या आशय है, और मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती है, और मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है।